मेरी बहू दहेज में एक नौकरानी लेकर आई थी। वह मेरे पास ही सोती थी और हम सब के उठने से पहले ही घर के सारे काम करके खत्म कर देती थी और वह मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। लेकिन हमेशा वह अपना चेहरा घूंघट से छुपाए रखती थी। मैं जब भी सुबह उठती तो मेरे कपड़े बिखरे हुए होते थे। एक रात मेरी आंख खुली तो नौकरानी सो रही थी। अचानक मेरी नजर नौकरानी पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम राधिका है। मैं इंदौर में अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं और अब मेरे बुढ़ापे की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे दोनों बेटों पर ही है। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है। सभी रीति रिवाजों के साथ मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में एक काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सासू माँ, ये काम वाली आपकी बहुत सेवा करेगी। वह काम वाली बाई सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह तो गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आया, क्योंकि वह काम वाली बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में ही रहती थी और घर में सबसे पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं भागती हुई अपने बेटे के पास गई और उसने जो मुझे उस काम वाली के बारे में बताया, उसे सुनकर तो मेरे बड़े बेटे वैभव ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। यह वह मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान छुड़ाती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक नहीं था। वह मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने और अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे वैभव की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा वैभव अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से वैभव की शादी कराना चाहती थी। आज भी सुबह नाश्ते के वक्त वह मुझसे जिद करने लगा था कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर जाओ। मैंने नाश्ता खत्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को तुम, क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा वैभव गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर जिद करके मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हो, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल भी अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा, एक दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वह थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में चूहे मारने वाली दवा थी। वह उस दवा को अपने मुंह में डालने लगा और चिल्लाकर मुझसे बोला कि आप मेरी शादी वानी से कराएंगी या नहीं। वानी उस लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई थी और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, दवा अंदर चली जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी ही पड़ी थी। और मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने दवा नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि वानी बहुत अच्छी लड़की है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करोगी। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी थी। उसका खानदान भी बहुत अच्छा था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में मैं 2-4 बार वानी के घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही काम वाली से मेरा सामना होता था और उस काम वाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा होता था। काम वाली की यह बातें मुझे बहुत ही अजीब सी लगती थी। वानी ने मुझे बताया कि यह काम वाली बहुत अच्छी है और घर के हर छोटे से बड़े काम यही संभालती है और यह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने वैभव और वानी से बहुत बार पूछने की कोशिश की कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए थे और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। लेकिन अब क्या हो सकता था, शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में वानी की कामवाली ने बहुत हाथ बटाया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां भी उन्हीं दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी।
शादी के बाद जब वानी दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई कि मेरी बहू ने अपनी काम वाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा वरुण हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। वरुण ने कहा भाभी का अपनी काम वाली के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है। लोग अपनी काम वाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते हैं जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। यह बात तो पहले दिन से ही मुझे भी परेशान कर रही थी। यह बात भी अजीब ही थी कि वह दहेज में भी उस काम वाली को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। उस काम वाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस काम वाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वह काम वाली लग ही नहीं रही थी। मेरे कई रिश्तेदार ने मुझसे पूछा था कि लहंगा पहने हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें यह कैसे बताती कि यह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की काम वाली है। तो मैंने बात को टालने के लिए उनसे कहा मुझे क्या पता, लड़की वालों की तरफ से कोई होगी। मैं अब यह सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदार को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक काम वाली है तो क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। बिना कुछ सोचे समझे एक घूंघट वाली काम वाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज में लेकर घर आ गया था। जब शादी के बाद हम बहू को लेकर घर पहुंचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि मम्मी मैं यह काम वाली तो आपके लिए लेकर आई हूँ, आप जैसा चाहे इससे अपना काम लेना, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई थी। यह बेचारी तो बहुत अच्छी है और मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस काम वाली को आवाज लगाई, उसे मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो शादी की तैयारियों के चक्कर में मम्मी बहुत थक गई हैं, तो तुम इनके हाथ पर दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जल्दी जाओ और मम्मी के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि यह आराम कर सके। जब वह काम वाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझसे बहुत ही धीमी आवाज में बोली, मम्मी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसी प्रार्थना है। वानी मुझसे कहने लगी कि वह बेचारी गरीब जरूर है लेकिन यह एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। इस काम वाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा है, तो इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह काम वाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और दुपट्टे के साइड से उसके थोड़े थोड़े से चेहरे दिख रहे थे। उस काम वाली की खूबसूरती को देखकर मैं चौंक गई। उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा था। जब उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उस काम वाली को आवाज देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस काम वाली पर बहुत ही दया आई कि बेचारी इतनी खूबसूरत है और इसकी किस्मत कैसी है, एक तो काम वाली ऊपर से गूंगी। वह काम वाली बहुत ही काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। वह कुछ शरारती भी था। जब भी काम वाली मेरे छोटे बेटे वरुण के सामने से जाती तो वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता और उसे कहता था कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह बेचारी तेज तेज कदमों से भागकर मेरे कमरे में आ जाती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्यों तुम इस बेचारी काम वाली को परेशान करते हो। काम वाली रोज रात को मेरे सर और पाँव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उस काम वाली के आने से मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे काम उस काम वाली ने ही संभाल रखे थे। वरुण उसे हमेशा यही कहकर चिढ़ाता था कि माँ यह तो ऐसे मुंह ढक कर रखती है जैसे कोई चोर हो, इसलिए अपने सारे जेवर और पैसे ध्यान से रखा करो। वह काम वाली तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वह गूंगी थी। वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे घर आई थी, तब भी मेरी काम वाली
उसके सामने घूंघट में ही चाय लेकर आई। तो उस कामवाली के जाने के बाद उस औरत ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कामवाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उससे कहा, यह एक बहुत ही गरीब घर से है। इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। मैंने उस औरत से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इस बात पर वह औरत मुझ पर हंसने लगी और मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती है क्या? तुमने भी बहुत सी औरतों को देखा है, लेकिन कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसे नहीं रहती है और औरतों से पर्दा नहीं करती है। इस कामवाली पर नजर रखना, ज्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। उस औरत की बातों ने मेरे दिल में कहीं न कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, लेकिन अब मुझे उस सीधी साधी कामवाली पर शक होने लगा था। मुझे कई ऐसी बात याद आने लगी जिस पर मुझे उस पर शक करने की वजह मिल गई और उन सब बातों को मैंने अपने मन का वहम मानकर भुला दिया था। कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरी बहू ने इस कामवाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरी सहेली ने हम लोगों को आज रात के खाने पर बुलाया है। मैं यह बताने के लिए वानी के कमरे में गई तो मैं ठिठक कर रह गई थी, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से मेरी बहू की आवाज के अलावा भी किसी और औरत के हंस हंस कर बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई थी। मैं सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस काम वाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर यह सब देखती कि इससे पहले ही मेरे बड़े बेटे ने मुझे आवाज देकर बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तो तब मैंने अपनी बहू से पूछ लिया कि बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे मम्मी, मैं तो टीवी देख रही थी, उसकी ही आवाज आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वह काम वाली तो बोल ही नहीं सकती है, शायद मुझे ही कोई गलत फहमी हुई है। काम वाली को हमारे घर आए हुए 2 महीने हो गए थे और आज तक मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, तो आज कैसे वह बोल सकती है? इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आई थी। कुछ दिन पहले जब यह काम वाली घर से बाहर जा रही थी तो इसने अपने चेहरे से घूंघट हटा लिया था और जब बाहर से वापस आई तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। यह तो घर में इतना घूंघट करके रहती है और बाहर बिना घूंघट की ही गई थी। जब काम वाली वापस घर लौट कर आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो उसने मुझसे कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि यह काम वाली हमारे घर आई है। खैर, यह बात इतनी ज्यादा जरूरी नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जो बात जरूरी थी मैंने उससे पूछा, क्योंकि वह बिना घूंघट के ही गई थी। उस बात ने मेरे दिल में हलचल मचाकर रख दी थी। मैंने उस काम वाली से पूछा कि जब तुम दोपहर में घर से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट का क्यों गई थी? इस बात पर काम वाली ने ना में सर हिलाया और एक कागज पर लिखकर मुझे बताया कि मैंने फेस मास्क लगा रखा था। मुझे उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने मेरी इस बात पर यकीन दिलाने के लिए अपने चेहरे से मास्क निकालकर मुझे दिखाया था। तब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि यह काम वाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं फालतू में ही इस पर शक कर रही हूँ। लेकिन मेरे मोहल्ले की औरत ने मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैंने शाम को काम वाली को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम मेरे बेटे से घूंघट करती हो, यह बात तो मेरी समझ में आती है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्द है, लेकिन तुम्हारा औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है। तुम मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर काम वाली बहुत ज्यादा घबरा गई और ना में सर हिलाकर पीछे हटने लगी और उसने कहा कि मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखा सकती हूँ। मैंने भी सोच लिया था कि आज किसी भी तरह मैं इस काम वाली का चेहरा देखकर ही रहूंगी। जैसे ही मैं उस काम वाली का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो काम वाली तेज तेज कदमों से भागने लगी और वैभव और वानी से टकरा गई। वैभव ने मुझसे पूछा, यह क्या हुआ? आप काम वाली के पीछे क्यों भाग रही हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस काम वाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वानी ने मुझसे कहा कि क्यों मम्मी, मैंने तो आपसे मना किया था ना कि आप इस काम वाली का चेहरा देखने की जिद नहीं करोगी, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने वानी से गुस्से में कहा, इस काम वाली के घूंघट की वजह से
मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इस कामवाली से कहो कि या तो यह मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से निकल जाए। वानी ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। तो मैंने कहा कि फिर यह निकल जाए मेरे घर से। तो इस पर वानी ने कहा कि यह इस घर से नहीं जाएगी क्योंकि यह मेरी कामवाली है। मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ। आप कौन होती है मेरी कामवाली पर हुक्म चलाने वाली? वानी की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वानी इस कामवाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही थी, मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें कर रही थी। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए वह देख रहा था। जब मैंने घूरने वाली नजरों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि आप सास बहू और इस कामवाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हल निकालो। ये कहते हुए मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे बुरा सा मुंह बनाकर देखा और इस कामवाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा वरुण कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली सी कामवाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, भैया भाभी मुझे पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं। आप जाओ और भाभी से माफी मांग कर आओ। वरुण की बात सुनकर मैं वानी से माफी मांगने उसके कमरे में गई तो उसके कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। वानी कामवाली को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। वानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या भला कोई अपनी कामवाली के साथ इस तरह मोहब्बत कर सकता है? वानी उसको गले लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं मम्मी को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो उस कामवाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था। उसकी एक साइड मुझे अच्छे से दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे वानी की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। उसने तो कहा था कि इस कामवाली ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वह कामवाली आज वानी के सामने अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी? मैं सोच रही थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपनी कामवाली को गले से नहीं लगा सकती है और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ाती है। फिर मेरी वानी ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से वानी ने उस कामवाली को मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था। वह कामवाली ज्यादातर वानी के ही काम किया करती थी और उस कामवाली को मेरे करीब भी नहीं आने देती थी। मैं भी यह सोचकर चुप रहती थी कि कहीं मेरे घर का माहौल ना खराब हो और कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से वैभव वानी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। वानी रोज ही कामवाली को लेकर घर से बाहर निकल जाती थी और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मुझे उन दोनों की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? इस घर में मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैंने वरुण से कहा कि जाकर कामवाली से कहो कि वह मुझे एक कप चाय बनाकर दे दे। सुबह का समय था, मेरे दोनों बेटे घर पर ही थे। मेरी बात सुनकर वरुण कामवाली के पास गया। कामवाली किचन में कुछ काम कर रही थी। वहाँ वरुण को गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसकी चीखने की आवाजें आई। उसकी आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तेजी से बिस्तर से उठी और भागती हुई किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने वहाँ जो नजारा देखा उसे देखकर मैं परेशान हो गई। वरुण ने उस कामवाली का बाजू पकड़ रखा था और वह कामवाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने वरुण से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो वरुण कहने लगा, ताकि ये भाग न जाए। जब मैं किचन में आया आपके लिए चाय बनाने को कहने तो मैंने देखा कि ये अपना घूंघट चेहरे से हटाई हुई थी और मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने इसका चेहरा देख लिया है। तो मैंने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ? कि इतने में ही वैभव और वानी अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। वानी आग बबूला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी कामवाली के साथ कैसा सलूक कर रहे हो? वरुण कहने लगा कि मैंने आपकी कामवाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी आप सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर उसने जबरदस्ती उस कामवाली का घूंघट खींच लिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि मैंने इससे पहले भी इसे कहीं देखा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे याद आया कि यह तो वही है जो 5 मासूम लड़कियों की जान ली है, जो आजकल हर न्यूज चैनल पर नजर आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने
अपनी 5 मासूम दोस्तों की कत्ल बड़ी ही बेरहमी से कर दी है और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन यह जेल से फरार हो गई। और यह लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और अपने 5 मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला यह कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्या, पूरे देश को इस लड़की के बारे में पता था। इस देश के बच्चे बच्चे भी जानते थे कि यह लड़की कौन है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज चैनल पर दिखाई गई थी कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। वरुण ने उस लड़की को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने वैभव से कहा कि जल्दी से पुलिस को फोन करो। मैंने वानी के चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने वैभव से कहा कि मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को फोन करो। मेरी इस बात को सुनकर वानी मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, मम्मी ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है, मेरी सगी बहन है। तभी वैभव ने कहा, मैं इस बात को पहले से ही जानता हूँ। यह सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया कि इन लोगों ने मिलकर एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। वरुण ने जैसे ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो वैभव ने उसे रोक लिया और कहा कि मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही वानी की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वह करना। हम 5 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर ही करते थे। मेरी दोस्त आलिया को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, लेकिन आलिया को वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी यह अजीब पागल है, और सच में वह पागल लड़का ही था। एक दिन अचानक वह सब लोगों के सामने आलिया को प्रपोज करने आया। आलिया के साथ साथ हम सभी लड़कियों को बहुत गुस्सा आया, यह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। इसी बात पर आलिया ने उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाई और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अपनी इस बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल से लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने का सोचा। वह लड़का पहले से ही सनकी था। इस घटना के कुछ दिन बाद हम सभी दोस्त आलिया के जन्मदिन पर उसके घर इकट्ठा हुए थे और पार्टी खत्म होने के बाद हम सब चौंक गए क्योंकि आलिया के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। हमारी एक दोस्त आलिया के कमरे में देखने गई तो वह लड़का चाकू से आलिया को मार रहा था। वह लड़की यह देखकर डर कर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला। उस सनकी लड़के ने एक एक करके मेरी चारों सहेलियों को बड़ी ही बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से खिड़की से कूद गई। तेजी से भागती हुई अपने घर जाकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। अब मुझे डर था कि कहीं वह मुझे भी ना मार डाले, लेकिन वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरी सारी दोस्त के कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी वानी दीदी ने जीजू के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला और वह मुझे अपनी कामवाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया है, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई थी। वानी रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और वैभव इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस कातिल लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं और हम 1-2 दिनों में ही यह सारे सबूत मीडिया और न्यूज रिपोर्टर्स को देने वाले हैं ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर वैभव और वानी ने मुझे वह सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 6 महीनों से जमा किए थे और यह सब कुछ सच था और वह बेकसूर लड़की किस्मत के हाथों मजबूर होकर रह गई थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वैभव और वानी ने जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे वह न्यूज चैनल में दे दिए और वह लड़की जो किसी गलत इल्जाम में फंसकर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी जी रही थी, सब लोग उससे हमदर्दी करने लगे। जो पहले उस लड़की को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस कातिल लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज वह लड़की खुलकर समाज में सर उठाकर इज्जत की जिंदगी जी रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।